नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में, यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलव। आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूं कि ऐसे चैप्टर जो जेईई एडवांस स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है, वो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं, ये एक मिशन है, एक मिशन जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए पहले खुद से ट्राई करना, क्योंकि तुम्हारी सोचने की ताकत बढ़े। और अगर जब जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करना, और अगर नहीं हो पाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूं यहाँ। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं, बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके पीछे छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वही है। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग के गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त क्वेश्चन के लिए। चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में हम लोग बहुत कुछ देख लिए थे, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब कुछ देख लिए थे। और भी स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट से देख लेना। तो उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है हम लोगों का और कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आता है। जैसे 4 10 15 क्वेश्चन ही बचा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं ये इसको 2 पार्ट में कर चुका हूँ। तो जो 16th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज TeVr6। इसमें भी देखो, इसमें भी सेम क्वेश्चन दिया है कि पहले अगर तुम्हें स्ट्रक्चर आ जाए ना, अगर स्ट्रक्चर आ गया तो क्वेश्चन आ जाएगा। और मजदूरी मत करो, सीधी बात है, क्वेश्चंस को समझो क्या बोला गया है और आंसर निकालने की कोशिश करो। मजदूरी करने नहीं आए हो, एग्जाम देने आए हो, सीधी बात है। तो TeVr6 2 माइनस। अब TeVr6 2 माइनस, टेलिनियम किसका ग्रुप में है? सल्फर का ग्रुप में है। तो इसका वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब और +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना चुका है ब्रोमीन के साथ। तो बचा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब एक लोन पेयर। इससे एक लोन पेयर आ रहा है। अब आता है ब्रोमीन F2 प्लस। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, -1 इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से होगा, और -2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की वजह से हो रहा है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फ्लोरीन। इसके बाद आता है SnF3। SnF3 का, ब्रोमीन F2 का मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा, लिनियर होगा ऐसा। और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये, सॉरी, Br F2 का स्ट्रक्चर ये टेट्राहेड्रल होगा। हाँ, तो SnF3 का देखें तो सल्फर का ऐसा आता है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, और सल्फर ये तीनों बॉन्ड ऐसे रखते हैं। तो इसका जो लोन पेयर है, इसका नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना आता है? नंबर ऑफ लोन पेयर 0। इसके बाद आता है XCF3 माइनस। XCF3 माइनस, जेनॉन F3 माइनस में, जेनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन का कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक 9, -3 फ्लोरीन की वजह से 9 - 3 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर आए मतलब 3 लोन पेयर्स। तो बोला, पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर मैं देखूं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इजिकल टू कितना आएगा? पहले से आया 2, फिर आया पहले एक था। पहले अगर मैं लिखूं, ये गलत हो गया। पहले क्वेश्चन, पहले कंपाउंड का एक लोन पेयर, फिर इसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद 3। तो टोटल जो आंसर आ रहा है वो है 6 लोन पेयर्स। तो 2017 का जो ये 16 नंबर सवाल है, इसका आंसर है 6। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस एटम्स इन H3PO2 H3PO4 H3PO3 एंड H4P2O6। अब एक बार सीधे सीधे देख लो कि H3PO2 मतलब फास्फोरस, मैंने पिछले दिन ही बताया था। पहले तो OH को ड्रॉ कर लो, दो ऑक्सीजन है मतलब दो, उसके साथ हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, और एक हाइड्रोजन बच रहा है तो इधर आ जाएगा। इसके बाद फास्फोरस में पहले एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो, फिर 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को ड्रॉ कर लो और उसके ऊपर तीनों हाइड्रोजन चिपका दो, खत्म। उसके बाद आता है H3PO3। H3PO3 एक बार तो ये इसमें चिपका दो,
सॉरी, ये H3PO3 हो गया, ये H3PO4 हो गया, H3PO2 ड्रॉ करना है। तो H3PO2 कैसा होगा, एक OH बच रहा है, एक OH, और इधर 2 हाइड्रोजन, ये H3PO2। अब देखो पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कि कितने नंबर ऑफ OH कनेक्टेड है, कितने नंबर ऑफ OH कनेक्टेड है। इधर तो एक ही OH कनेक्टेड है, एक ही OH कनेक्टेड अगर है तो इससे आएगा -1, और ये -2 दे रहा है, तो इसके वजह से इसका आएगा +2। सॉरी, ये -2 दे रहा है, तो इसके वजह से +2 आ रहा है। और फास्फोरस और हाइड्रोजन के देखो तो फास्फोरस और हाइड्रोजन में फास्फोरस नेगेटिव चार्ज खाता है। फास्फोरस अगर नेगेटिव में ही आएगा तो इसमें से तो -2 आ जाएगा, सॉरी इसमें -1 आएगा, तो इसके वजह से +2, तो इसके वजह से -2, तो जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है वो क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +1। अब देखो इसमें क्या होगा, H3, अगर H3PO4 में देखूं मैं, H3PO4 में इसके वजह से -1, इधर -1, इधर -1, मतलब इधर +3, और इधर -2, तो इसके वजह से कितना आ रहा है, +5 टोटल, +3 और +2 +5। अब इसमें -2, सॉरी -2, -1, तो इसके वजह से आ रहा है +4, और इसमें +1, -1, +3। तो इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में अगर मैं ऑर्डर देखूं तो +5, मतलब H3PO4 का सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर आ रहा है H3PO3, फिर आ रहा है H3PO2। ये ऑप्शन जहां भी दिख जाए ना, इसका H4P2O6 का स्ट्रक्चर अगर नहीं भी आए ना, इससे हो जाएगा लगता है। देखो H3PO2 का सबसे ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये सी ऑप्शन गलत। PO4 के बाद PO3 आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब PO3 सबसे ऊपर तो नहीं हो सकता, ये भी गलत। तो ये सही ऑप्शन तो अभी भी आ गया। तो अब H4P2O6 का भी देख लेते हैं। अगर H4P2O6 का देख लेते हैं, H4P2O6 का क्या होगा, फास्फोरस फास्फोरस है, तो फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड होगा। फास्फोरस बॉन्ड, एक एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैंने बोला लगा दो, लगा देने के बाद बचता कितना है, OH OH, तो OH OH कर दो। तो इसके वजह से -2, -1, -1, तो इसके वजह से +4 आ रहा है। अगर +4 आ रहा है तो ओवरऑल जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या होगा, H3PO4, उसके बाद H4P2O6, उसके बाद H3PO3, उसके बाद H3PO2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 17 का, वो है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, एल्यूमिनियम CH3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। अगर मैं डायमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये तो रहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में इधर मिथाइल ग्रुप आता है, इधर मिथाइल ग्रुप आता है, इधर मिथाइल, इधर एल्यूमिनियम, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, चलिए, इसमें जो आता है ये क्या है, ये इसमें तो कोई मतलब लोन पेयर टाइप का कुछ नहीं है, ये बस सिग्मा डोनेशन कर रहा है। अगर सिर्फ सिग्मा डोनेशन ही कर रहा है तो इसका जो बॉन्ड आता है, ये आता है 3 सेंटर का आ रहा है, देखो तो 3 सेंटर का देख ही पा रहे हो, और जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। इसके बाद AlCl3, अगर इधर AlCl3 है ना, AlCl3 का डायमेरिक स्ट्रक्चर में अगर देख लो तो ऐसा होता है कि ये क्लोरीन का जो लोन पेयर्स होता है ना, लोन पेयर्स होता है वो डोनेट करता है। अगर वो डोनेट करे तो ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा। अब बोला गया है कि BH3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। अगर BH3 का देख ले, BH3 का क्या आ रहा है, HBH, तो ये क्या आ रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
तो ये तो आ रहा है BH3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक सेंटर, ये तो करेक्ट है। और BCl3 हैज अ ग्रेटर लुईस एसिडिटी देन दैट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। हमें पता है कि लुईस एसिडिटी स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ decreases down the group, decreases down the group। ये क्यों होता है? क्योंकि between the decrease in assistant occurs because as the size increases the attraction between the मैं लिख देता हूँ इधर, क्योंकि the decrease in assistant, the decrease in the acid strength occurs because as the size of the group, मतलब as the size of the central atom increases, the attraction weakens। मतलब जब जैसे कि बोरॉन का साइज इतना हो रहा है और एल्युमिनियम का साइज इतना है, तो एल्युमिनियम का साइज ये बड़ा हो रहा है ना, तो क्लोरीन के साथ जो क्लोरीन आ रहा है ना, ये क्लोरीन के साथ जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। ये जो अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ये अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो BCl3 के लिए हमें जो लुईस एसिडिटी है, ये BCl3 का ज्यादा होता है। ये BCl3 का ज्यादा होता है। ये तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया था कंपाउंड विद 2 लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। 2 लोन पेयर किस किस में है? तो ब्रोमीन 5, ब्रोमीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 5 फ्लोरीन ले रहा है, तो बचा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर। ये तो सीधे सीधी हो गया। अब ClF3 में क्लोरीन का होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन ले रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचता है, मतलब 2 लोन पेयर। अब जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, मतलब -4 फ्लोरीन के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, मतलब 2 लोन पेयर। SF4 में सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, -4 4 इलेक्ट्रॉन लेता है फ्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, मतलब 1 लोन पेयर। तो इसका आंसर आ रहा है बी एंड सी। तो बी और सी इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, CO2 minus is expected to be diamagnetic, O2 plus is expected to be। ये सब क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हमें एक बार ना ये मैं समझा देता हूँ कि एक चार्ट होता है, ये पिरामिड याद रख लो कि ये 14 में एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ये शॉर्ट ट्रिक है। यार मैं क्या ही गंदा बनाता हूँ। हम्म तो अगर ये ये 14 को सबसे ऊपर, 14 मतलब क्या है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का 7+7 होता है। अब ना ऐसा करो, इसमें 13 लिखो, इसमें 12 लिखो, इसमें 11 लिखो, इसमें 10 लिखो, इसमें 9 लिखो, इसमें 15, 16, 17, 18। तो ऐसा है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। अब क्या बोला गया है? C2, ये बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का क्या आता है? नाइट्रोजन का आता है NNN3। इसका तो 3 आता है ना, तो इसका आएगा 2.5, इसका आएगा 2.0, इसका होगा 1.5, इसका आएगा 1.0। तो ये बॉन्ड आता है। तो C2 माइनस मतलब C2 का कितना है? 12 प्लस 2 बोला है 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब हाईएस्ट होगा। इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन कौन होगा? सॉरी, पैरामैग्नेटिक कौन कौन होगा ये बोल दो। डायमैग्नेटिक तो बाकी से हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक होगा B2 और ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन आता है। और बोरॉन मतलब 10 आता है, ये बोरॉन आता है B2। ये 9 क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, हाँ ये से छोड़ दो। तो ये आता है। अब बोला गया है कार्बन C2 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक तो होगा। ठीक है। अब O2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। अब
ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में लास्ट दो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है और वो दो पैरामैग्नेटिक 5 स्टार में रहता है। तो अगर तुम O2 प्लस करोगे, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन की तरफ ले जा रहे हो, तो क्या होगा, ये 16 से 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो एक एक के बाद sorry, O2 plus is expected to have a longer bond length. O2 plus है 16 से 14 लोगे तो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो ये तो गलत ऑप्शन है। अब N2 प्लस है N2 माइनस मतलब N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N2 माइनस पे 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। ये तो सही ऑप्शन है। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन है Hg2 प्लस हैज द सेम एनर्जी एज द टू आइसोलेटेड हीलियम एटम्स। अब ये नहीं होता क्योंकि Hg2 प्लस मतलब तुम एक स्टेबल विशेष हीलियम 2 मतलब एक स्टेबल मॉलिक्यूल हीलियम का कितना होता है, हीलियम का 2 होता है, 2 4 होता है। तो 2 को अगर तुम पुट करो हाइड्रोजन हीलियम तो ये आता है ना He2 प्लस। अब He2 प्लस मतलब तुम एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हो, एंटी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग से एक को रिमूव कर रहे हो, एंटी बॉन्डिंग से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब टू आइसोलेटेड टू आइसोलेटेड हीलियम एटम टू आइसोलेटेड हीलियम एटम का एनर्जी जो होता है, जो आइसोलेटेड हीलियम एनर्जी एनर्जी जो होता है उसका तो कैसे होता है उसमें, वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना। तो उसमें एक रहेगा तुम्हारा नॉर्मल में, नॉर्मल बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में रहेगा। तो इसके हिसाब से एक एंटी बॉन्डिंग से अगर रिमूवल हो रहा है और देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हीलियम का लोगे उसके साथ सेम एनर्जी होगा, एक हीलियम मॉलिक्यूल का He2 का। तो अगर एंटी बॉन्डिंग से एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हो तो इसका एनर्जी क्या हो रहा है, इसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी डिक्रीज हो रहा है मतलब स्टेबल हो रहा है। तब सही है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया क्योंकि सेम एनर्जी तो नहीं होगा। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो आ रहा है ए एंड सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स BeCl2n3 - n2 डॉट 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 द टोटल नंबर ऑफ linear molecules but the hybridization of central atom does not have contribution from the d orbital। ये क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन-कौन सा मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब BeCl2 में सीधे बात है, BeCl2 का अब डज़ नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फॉर द d ऑर्बिटल मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल डज़ नॉट इन्वॉल्व, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब BeCl2 में देख लो तो बेरिलियम क्लोराइड क्लोराइड इसका होता है sp क्योंकि जो ये क्या होता है मतलब ये बेरिलियम तो मतलब सीधी बंदे हैं मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम फोर्थ में आता है, वो तो पी में आता है। तो उसका तो नहीं होगा एल्काली मेटल्स है क्योंकि। उसके बाद आता है N3 माइनस, N3 माइनस भी नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। N3 का अगर स्ट्रक्चर देख ले तो N का आता है प्लस, इसका आता है नेगेटिव चार्ज, इसका आता है नेगेटिव चार्ज। ये भी लिनियर है, वर्ड हो है sp। इसके बाद आता है N2O। N2O को अगर देखें तो N प्लस N नाइट्रोजन का माइनस, ये भी sp आता है, ये लिनियर आता है। इसके बाद क्या बोलूं, इसके बाद आता है NO2 प्लस। अगर NO2 प्लस देखो तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव ये आएगा, ये आएगा। तो ये भी क्या आएगा, sp लिनियर। अब ओजोन का स्ट्रक्चर में उन्हें पहले पार्ट में समझाया हो कि ओजोन में जो होता है, ओजोन में क्या होता है, ओजोन ऐसा दिखता है क्योंकि एक लोन पेयर आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर ही बेंट हो जाता है। तो इसमें क्या ही देखना है, तो ओजोन तो बेंट होगा, तो वो तो लिनियर नहीं होगा। अब HCl2 सल्फर के ऊपर क्लोराइड क्लोराइड आ जाए, दो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर तो दो लोन पेयर रहेगा ही रहेगा, तो ये भी बेंट स्ट्रक्चर होगा। तो ये O3 और HCl2 तो गलत हो गया। अब ICl2 माइनस अगर देखोगे, ICl2 माइनस है तो लिनियर मगर आयोडीन है, दो क्लोरीन को तो तुम एक्सियल में भेज दोगे,
मगर 7 इलेक्ट्रॉन्स उसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर क्लोरीन ले भी लेगा तो कितना बचेगा? इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है और माइनस की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो 3 लोन पेयर्स है। 3 लोन पेयर्स को इधर रखना पड़ेगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका क्या हो जाएगा? sp3d। sp3d आ रहा है। sp3d क्यों आ रहा है? देखो स्टेटिक नंबर 3 लोन पेयर की वजह से 3 और 2 5। 5 मतलब sp3d और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कि अभी मैं ये नहीं समझ सकता कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या ICl2 माइनस भी नहीं होगा। अब I3 माइनस देख ले। I3 माइनस तो लीनियर है। अब I3 माइनस में एक आयोडीन तो आएगा ऊपर ऐसे ऐसे। अब आयोडीन का होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 ले रहा है। दोनों आयोडीन मतलब 5 बन रहा है। अब एक बन रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से तो टोटल 6 मतलब 3 लोन पेयर। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो भी sp3d आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है XCF2। XCF2 का अगर देखें तो जेनॉन का, फ्लोरीन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले रहे हैं मतलब 6 बच रहा है। मतलब 3 लोन पेयर। तो इसका भी कितना आ रहा है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो सही ऑप्शन आ रहा है वो पहला 4 ही आ रहा है। तो पहला 4 तो इसका सही ऑप्शन होगा 4। क्योंकि इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। अब देखो बोला है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन N2O3। N2O3 का अगर स्ट्रक्चर देख लो तो N2O3 ऐसे ऐसे बैठते हैं। N प्लस ओ माइनस NO2 ऐड कर देना NO के ऊपर। तो इसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल लोन पेयर गिन लो तो इस नाइट्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज में है, उसमें तो कुछ नहीं है। मगर इस ऑक्सीजन में है। ऑक्सीजन का टोटल कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। अब इसमें भी नाइट्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन बच मतलब एक लोन पेयर बच रहा है। इसके ऊपर भी 2 ऑक्सीजन होगा और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज में है। मतलब 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर टोटल है तो 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल आ रहा है 8 लोन पेयर्स। ये क्वेश्चंस तो मतलब बहुत आसान था। मगर N2O3 का ना और एक स्ट्रक्चर मतलब एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है जब सी पोजीशन में हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन जब अंदर आ जाता है ऑक्सी एसिड फॉर्मेशन का बना लेता है। तो इसका भी देख लो, इसका भी 2 होता है। इसमें भी 3 आएगा, 4 आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर एक 5 और एक 6। इस ऑक्सीजन के ऊपर 7, इस ऑक्सीजन के ऊपर 8। तो 8 लोन पेयर्स। तो इसका 8 लोन पेयर्स तो 22 का जो आंसर आ रहा है वो है 8। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HCl, HCl2, HCl3 एंड HCl4 आर एज द एज फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन में बोला गया है कि HCl, HCl2, HCl3, HCl4। तो पहले इस सबका स्ट्रक्चर देख लो। तो बीच में क्या रहेगा? बीच में तो क्लोरीन रहेगा, सीधी बात है। और जब O और H दिखे ना ये सब एसिड्स है। तो एक OH लगा दो। तो OH लगा दो तो कितना बॉन्ड्स आ रहा है? टोटल क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दो। तो एक तो इधर जा रहा है तो 6 बच रहा है, 6 बच रहा है मतलब 3 लोन पेयर्स। अब इसके बाद देख लो HClO2। तो इसके ऊपर OH आ रहा है। OH और क्या आ रहा है? क्लोरीन के ऊपर एक जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जाएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा? इसके ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 7 माइनस 2 ऊपर वाला ऑक्सीजन ले रहा है, एक इस वाला ऑक्सीजन ले रहा है तो कितना बच रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है मतलब 2 लोन पेयर्स। इसके बाद आएगा HClO3। अब HClO3 करोगे तो HClO3 में OH तो इधर हो गया। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कितना हो गया? 7 माइनस 4 माइनस 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो एक लोन पेयर। और लास्ट में अगर देखोगे तो ये आएगा स्ट्रक्चर HClO4 का। तो जो भी है, अब बोला गया नंबर ऑफ ClO इन 2 एंड 3 टुगेदर इज 2। तो इसका और इसका मिला के क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कितना आ रहा है? क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 प्लस 1 3। तो ये तो गलत है, ये तो 3 होगा। बोला गया नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन इन सेकंड एंड थर्ड।
सेकंड एंड थर्ड में लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर्स भी 3 होगा, तो ये तो सही है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन 4 इन sp3, सब में हाइब्रिडाइजेशन एक ही है, sp3 है। Among 1, 4 and 4, the strongest acid is first. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तभी होगा जब ये ऑक्सीजन के ऊपर जब हाइड्रोजन निकलता है ना, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इस अब तो रेजोनेंस में जा सकता है ना, इधर सीधी बात है। अगर रेजोनेंस में जाएगा मगर इधर जब ऑक्सीजन का निकलेगा तो ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, तो इसमें कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो इसके पीछे जो एसिड होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ वो ग्रेटर है, अच्छा खासा एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि फोर्थ होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। अब इसके बाद चलते हैं 24th पे। 24th में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये हो गया बी एंड सी 23rd का। अब 24 में चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमेना। आइस फ्लोट्स इन वाटर। आइस फ्लोट्स इन वाटर। आइस क्यों फ्लोट करता है? ये तो सही बात है क्योंकि तो हमने देखा है, क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज है। जब पानी के ऊपर आइस छोड़ दोगे ये फ्लोट करेगा। तो आइस का तुम्हें पता है कि आइस का जो होता है ना, आइस में क्या होता है जब आइस बनता कैसे? आइस बनता है जब उसके ऊपर, मतलब देखो एक बात तो सीधी बात है, आइस का जो डेंसिटी होता है ना, मतलब फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ड्यू टू द ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। और ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर क्यों आता है? ये आता है क्योंकि जो वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होता है, ये ट्रिमेंडस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर लेते हैं ये लोग। मतलब सीधी बात है, ये बहुत ज्यादा एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एक मतलब वाटर का एक ये बन जाता है, ये जब आइस बनता है तब फॉर्म होता है। तो इसके वजह से इसका जो डेंसिटी होता है ये लेस हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड फॉर्म के कंपैरिजन में। लिक्विड फॉर्म के कंपैरिजन में इसका सॉलिड फॉर्म मतलब आइस का जब डेंसिटी होता है, ये क्या है? इंट्रामोलिकुलर, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से क्या होता है, इसका डेंसिटी लेस हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उतना होगा। तो आइस फ्लोट्स इन वाटर से सही है। अब बोला गया है हायर ल्यूइस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमिन्स एंड टर्शियरी एमिन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? हायर ल्यूइस प्राइमरी एमिन्स क्या होता है? NH2 होता है। प्राइमरी एमिन्स RNH मान सकते हो, RNH ये होता है प्राइमरी एमिन्स। RNH2, सॉरी क्या ही लिख रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद टर्शियरी एमिन्स मतलब R3N। तो इसमें से बोला है हायर लीव्स वेसिसिटी। इसका लीव्स वेसिसिटी अच्छा है। क्यों? इसका लीव्स वेसिसिटी अच्छा है क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करो तो इसका भी आता है RNH2 R3N। पहले तो बोल सकते हो कि स्टेरिक फैक्टर, ये तो एक रीजन है ही है। और सेकंड जो होता है वो भी आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज ए सेंट्रल रोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में सेंट्रल रोल प्ले करता है वो बताओ। तो RNH2 में क्या होता है? RNH2 इन एक्वास सॉल्यूशन अगर देखोगे, एक्वास सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्वास सॉल्यूशन में वाटर के साथ वाटर है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन पहले तो इस वाटर से के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? जो प्राइमरी एमिन्स होता है उसका जो मतलब हाइड्रोजन से वो भी बना लेता है क्या? वो भी नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जितना ज्यादा मतलब RNH2 में 2 हाइड्रोजन है, इसमें तो कोई नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल क्योंकि उसमें के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो RNH2 में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो इसके वजह से लिविस एसिडिटी प्राइमरी एमिन्स का ज्यादा हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है
फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अगर ये क्वेश्चंस में देख लूं, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड अगर HCOH है, HCOOH, और बोला गया है कि CH3COOH, सॉरी, CH3COOH। हाँ, ये क्वेश्चन तो सही है क्योंकि इसका एसिडिटी जो होता है, ये एसिडिटी तो फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होता है। HCO होता है CH3COOH से ज्यादा होता है। मगर इसमें दिक्कत क्या होता है, ये CH3 जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, उसके लिए कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वो डिक्रीज हो जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डिक्रीज हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से जो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये तो सिर्फ रेजोनेंस में जाएगा, मगर इसमें आ नहीं पाएगा, थोड़ा सा कम आएगा इन कंपैरिजन टू इसका, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है। मगर इधर जो भी हो रहा है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल नहीं आ रहा है। इधर क्या, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स ऑफ CH3 ग्रुप। तो ये कॉन्सेप्ट, इसका जो क्वेश्चन है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ रहा है। अब डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, बेंजीन अगर बेंजीन में डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड का कॉन्सेप्ट बोलो, तो यही आएगा, ये आ जाएगा हाइड्रोजन OCH3। ये बेंजीन में डाइमराइज होता है एसिटिक एसिड, बेंजीन में dimerization of acetic acid occurs. Dimerization of acetic acid takes place. तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं 25th पे। बोला गया है इन द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन ऑर्थोबोरिक एसिड, पहले तो ऑर्थोबोरिक एसिड बोला गया है, और सिर्फ ऑर्थोबोरिक एसिड का ही खेल है इधर। तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। ऑर्थोबोरिक का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड होता है एक तो, और एक होता है मेटाबोरिक एसिड। ये दोनों का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो ये होता है, पहले तो पहले ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं। तो ये बोरॉन आएगा, ये ऑक्सीजन आएगा, फिर इसके बाद ये बोरॉन आएगा, ये ऑक्सीजन, ये आएगा, ये होता है ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। और अगर मेटाबोरिक एसिड, ये इसमें क्वेश्चन में मेटाबोरिक एसिड नहीं है, मगर मैं बना देता हूँ, ये आएगा मेटाबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये दोनों ध्यान रखना, इन दोनों में से क्वेश्चंस आ सकता है। पहले तो स्ट्रक्चर जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर से आधा सवाल सॉल्व हो जाता है। अब बोला है कि इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। अब देखो, ये वीक एसिड की तरह तो बिहेव नहीं करता, क्योंकि अगर ये सेल्फ आयनाइज्ड होता है ना, मतलब H3BO3 जब सेल्फ आयनाइज होता है वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा? देखो, ये तो OH है, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन छोड़ सकता है, तो H प्लस निकलेगा, और भी OH4 माइनस बनाता है। ये सब कुछ बना लेता है, चारों OH आके लग जाता है, और ये इसमें से हाइड्रोजन, मतलब ये एक्स एज एसिड, मतलब ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, एक तो खत्म हो गया, क्योंकि ये मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिडिटी ऑफ इस एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल OH, OH। तो इसके ऊपर से एसिडिटी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके ऊपर और इसके ऊपर मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। तो ये तो बी ऑप्शन भी नहीं है। इट हैज ए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर थ्रू डायमेंशन, ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने बोला कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इतना। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये 3D नहीं है, ये क्या है? 2D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर वो भी किस लिए बनता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, बोल सकते हो कि शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक मतलब जस्ट एक प्लेन है, एक प्लेन है, ये सब कुछ एक प्लेन में है। तो ये भी तो गलत हो गया। अब इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जब आता है तो ये बनता है BOH4 माइनस एंड H प्लस, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें कॉन्डक्टेंस मतलब उतना खास नहीं होता। कॉन्डक्टेंस मतलब इसका कॉन्डक्टिविटी जो होता है वो बहुत लो रहता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है।
तो ये 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो 26 में चलते हैं। बोला कि एज्यूमिंग 2s एंड 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब बोला गया है कि इसमें एसपी मिक्सिंग जो होता है ना कंपाउंड्स में, मतलब एसपी मिक्सिंग जो होता है वो नहीं हो रहा है। अगर एसपी मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होता है, एसपी मिक्सिंग होता है तब क्या होता है, बोरॉन क्या आता है, बोरॉन आता है पैरामैग्नेटिक। जब किसमें है, एसपी मिक्सिंग होता है। अब देखते हैं एक्सपेरिंसिंग अगर नहीं होता है तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एमओटी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये तो 1s हो गया, तो सिग्मा 1s स्टार और सिग्मा 1s, सिग्मा 2s और ये सिग्मा 2s का स्टार। इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz और ये आएगा पाई 2px, पाई 2py और इसके बाद क्या आएगा, पाई 2px का होल स्टार, पाई 2py का स्टार। इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz का स्टार। इसके बाद बोला है assuming 2s 2p mixing is not operative the paramagnetic species among the following। अब पहले तो बेरिलियम का देख लो। Be2 मतलब बेरिलियम का हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम, बेरिलियम का कितना आता है, 3 आता है। तो 3 और 3 6 आएगा, तो 6 तो इधर सीधा बैठ जाएगा। तो ये तो पहले तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, 26 का ए तो पहले ही काट दो। तो उसके बाद क्या आएगा, बोरॉन आएगा। बोरॉन देखोगे, बोरॉन का कितना आता है, 5 + 5 मतलब 10 आता है। इधर तो 6 हो गया, 7 8 9 10। तो ये भी क्या आएगा, डायमैग्नेटिक आएगा। इसके बाद आएगा कार्बन, तो ये भी गलत ऑप्शन है, कार्बन है। तो ये अगर sp मिक्सिंग होता तब पैरा होता, व्हेन देयर इज sp मिक्सिंग। क्योंकि ये 2f2 पाई 2px और पाई 2py नीचे आ जाता और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता। कार्बन का 6 6 12 होता है, 12 होता है। डाया होगा कि देख लेते हैं पहले। हाँ, डाया होगा, ये कार्बन है, सॉरी मैंने पहले डाया लिख क्यों दिया। हाँ, तो ये तो हो गया 10, फिर आएगा 11 और फिर 12 आएगा, तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आएगा ये कार्बन, तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो गया। अब आएगा नाइट्रोजन, 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, 13 14, ये भी डायमैग्नेटिक। तो ये भी नहीं, गलत ऑप्शन है। तो ये तो सही क्वेश्चन था। अब इसके बाद बोलते हैं मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या है, ये भी पता है डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, ये पी है, ये डी है, ये पी है और ये डी है, और ये क्या है, dz स्क्वायर है और ये भी डी है। अब सीधी बात है, इधर देखो सेम फेज में हो रहा है तो बॉन्डिंग होगा, तो इन 2 और 3 में से कुछ होगा। अब ये डी और डी मतलब डी डी सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है, तो पी का जा रहा है 2, तो बी ऑप्शन काट दो और डी ऑप्शन काट दो। इसके बाद देखो क्यू, क्यू क्या हो रहा है, पी और डी के बीच हो रहा है, मतलब 1 और 3 में से कुछ हो सकता है। अब पी और डी, पी और डी और सेम फेज ओवरलैप हो रहा है तो बॉन्डिंग होगा, क्यू का आएगा 3। तो ऑप्शन तो इधर ही खत्म हो गया, क्यू का आएगा 3, तो ऑप्शन तो अभी सी चला आया। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये पी है और ये डी है। ये दूसरा ओवरलैप है, मतलब ये सेम फेज नहीं है, तो ये एंटी बॉन्डिंग जाएगा। पी डी एंटी बॉन्डिंग मतलब इसका एक जा रहा है, तो इसका एक जा रहा है, सही है। और लास्ट का तो 4 आएगा, डी डी एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, मतलब डिफरेंट फेज है, डिफरेंट फेज जा रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग जाएगा। तो ये भी सही ऑप्शन, तो इसका 27 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में इतना ही पढ़ना कुछ था। केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत अच्छे से देख लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बहुत अच्छे से देख लो, और इसमें देख लो कि sp मिक्सिंग कब होता है और sp मिक्सिंग कब होता नहीं है, sp मिक्सिंग कब वो नहीं होता। ये अच्छे से एक बार देख लो, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बहुत फैक्टर्स आता है, उसके बाद मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी आता है, एसिडिटी। हाँ, ये H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में मतलब किसी भी हो जाए कोई भी चीज, तो इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर एक बार सब कुछ का अच्छे से देख लो, तो ये करने से हो जाएगा। ज्यादा कुछ केमिकल बॉन्डिंग का टफ क्वेश्चंस नहीं आता,
टफ क्वेश्चंस बोलो तो टफ क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग का नहीं आएगा। क्वेश्चंस आसान आता है अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता हो। टफ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो टफ क्वेश्चंस होता है उस जिसमें आ जाएगा तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन तुम्हें पता होगा तभी तुम्हें आंसर आएगा। और अगर केमिकल रिएक्शन तुम्हें पता नहीं होगा, मतलब पता नहीं होगा तो क्या आंसर खत्म। तब तो आंसर कभी नहीं होगा। तो ये दिक्कत आता है केमिकल बॉन्डिंग में जब मेन ग्रुप के साथ वो मार्च कर देता है। अगर डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो सीधा कर लो, नंबर उठा लो। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। लाइक तो तुम कर मतलब लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना अगर डेली वीडियो चाहते हो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और ऐसे तो मतलब तुम्हें ज़्यादा मोटिवेशन की भी ज़रूरत है क्योंकि जेईई एडवांस सामने है। और ये जेईई एडवांस 2025 के लिए मैं ऑल सारे जितना भी चैप्टर वाइज़ बनाऊँगा। दिक्कत क्या होता है कि लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मगर चैप्टर वाइज़ मिलना डिफिकल्ट होता है। तो मैं इसलिए एक-एक क्वेश्चन ढूँढ-ढूँढ के मतलब क्वेश्चंस टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन कर रहा हूँ सीधा लाइव आके। तो वो कर लेना कि एक बार मतलब सारे चैप्टर्स का वो देख लो एक बार अच्छे से कि सारे कवर्ड हो जाए, चैप्टर वाइज़ मैं करा रहा हूँ और एक-एक वीडियो एक-एक मतलब 24 आवर्स में तुम्हें बस 1 घंटा देना है। 1 घंटा, ये वीडियो भी कितना मिनट्स का बन रहा है, ये वीडियो भी मैं अप्रॉक्स 40 मिनट्स का बन रहा है। तो दिन का 40 मिनट से 1 आवर दे दो, एक-एक चैप्टर एक-एक दिन में रिवाइज़ हो जाएगा। और मैं ये 45 डेज़ के लिए करूँगा, 45 डेज़ में लगभग उसके ज़्यादा ही लगेगा, उसका कम तो नहीं लगेगा। तो केमिस्ट्री का जितना भी था, मैं टोटल केमिस्ट्री का बोल रहा हूँ, टोटल केमिस्ट्री में जितना भी था उसका हो जाएगा कंप्लीट। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। बने रहो, खुश रहो।